हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरम। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल की घटना चक्र। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो ला चुके हैं, आज सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्थल रुद्र देशों से। स्थल रुद्र देश अफगानिस्तान, लीबिया, लाओस और लग्जमबर्ग में से स्थल रुद्र देश कौन सा नहीं है? तो जो लाइबेरिया है वो एक स्थल रुद्र देश नहीं है, और अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग जो हैं वो स्थल रुद्र देश होते हैं। अब स्थल रुद्र देश क्या होते हैं? तो ऐसा देश जो जिसकी सीमाएं किसी अन्य देश से लगी होती हैं, लेकिन उसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से टच नहीं होता, तो उसको क्या कहा जाता है? स्थल रुद्र देश कहा जाता है, जो कि चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ होता है। अफ्रीकी देश अंगोला, चांड, केन्या और सेनेगल में से स्थल रुद्र या स्थल बद्ध देश कौन सा है? तो जो चांड है वो की स्थल रुद्र देश है अफ्रीकी देशों में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और थाईलैंड में से कौन सा देश स्थल रुद्र देश है? तो जो लाओस है वो की स्थल रुद्र देश है। बोलिविया एक स्थल रुद्र देश है, और ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, यह उनके बीच की सीमा निर्धारित करती है। ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्र देश नहीं है वह कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जो कि जहाँ पर कोई भी देश स्थल रुद्र देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं से समुद्र या महासागरों की सीमा से टच होते हैं। स्थल बाधित देश कौन कौन से हैं? तो स्थल बाधित देश हैं अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। दक्षिण सूडान के लिए सही कथन बताइए। दक्षिणी सूडान एक स्थलबद्ध देश है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण सूडान। अंतः महाद्वीपीय देश कौन सा है? तो अंतः महाद्वीपीय देश है जॉर्जिया और तुर्की। अजरबैजान नहीं है, अजरबैजान भू आबद्ध देश नहीं है। देखिए हम फिर से पढ़ लेते हैं। स्थल रुद्र देशों में तो अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग एक स्थल रुद्र देश है, जबकि लीबिया है वो स्थल रुद्र देश नहीं है। अफ्रीकी देशों में जो चांड है वो एक स्थल रुद्र देश है, जबकि अंगोला, केन्या और सेनेगल एक स्थल रुद्र देश नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो लाओस है वो एक स्थल रुद्र देश है। लीबिया दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और एक स्थल रुद्र देश है। रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित होती है। मैगिनॉट से फ्रांस और जर्मनी की। ड्यूरेंट रेखा से भारत, अफगानिस्तान और नेपाल की सीमा का निर्धारण होता है, और हिंडनबर्ग रेखा से बेल्जियम और जर्मनी के बीच की सीमा निर्धारित होती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी स्थल रुद्र देश नहीं है? तो उत्तर अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्र देश नहीं है। स्थल बाधित देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। दक्षिण सूडान की मुख्य नदी व्हाइट नील है और यह एक स्थल रुद्र देश है और अफ्रीका में स्थित है। अंतः महाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं? तो तुर्की और जॉर्जिया एक अंतर महाद्वीपीय देश है। अजरबैजान नहीं है, तो अजरबैजान एक भू आवस्थित देश नहीं है। देशों के पुराने नाम। श्याम थाईलैंड को कहा जाता था। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है, और मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता था। बर्मा म्यांमार को। हरारे का पुराना नाम सेलिश्वरी है। हरारे का पुराना नाम क्या है? सेलिश्वरी है। इथियोपिया का पुराना नाम इविसिनिया है। इथियोपिया का पुराना नाम इविसिनिया है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। किसासा का पुराना नाम लियोपोल्ड विले है। किसासा का नाम क्या है? लियोपोल्ड विले। जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम्बाब्वे दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। पुराने नाम। तो श्याम का पुराना नाम क्या है? तो श्याम का पुराना नाम है थाईलैंड। फार्मोसा कहा जाता था। फार्मोसा ताइवान को कहा जाता था। मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता था, और बर्मा म्यांमार को। हरारे
सेलिश्वरी को कहा जाता था, इथोपिया एविसिनिया को, ढाना गोल्ड कोस्ट को, किसासा लियोपोल्डविले को और जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह कौन सी नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी और राइन नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी किन के बीच में सीमा बनाती है? तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रियो ग्रांडे नदी सीमा का निर्धारण करती है। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और बताइए कि कौन से देश कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान, यहाँ पर भारत और यहाँ पे पाकिस्तान, तो इनके बीच का निर्धारण कौन करती है? तो डूरंड रेखा इनके बीच का निर्धारण करती है। मैकमोहन सीमा किन के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा का निर्धारण किया गया है। रेड क्लिफ रेखा किन की सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की। 38वीं समानांतर जो सीमा रेखा है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच सीमा को विभाजित करती है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। जो अल्पाइन लाइन है वो किन को विभाजित करती है? फ्रांस और इटली को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है राइन नदी और रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का सीमा निर्धारण करती है। तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील के द्वारा विभाजित किए जाते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई सीमा है। और 38वीं समानांतर रेखा है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करती है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच का सीमा बताती है। और अल्पाइन रेखा विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। अब आती हैं देशों की राजधानियाँ। देश और उनकी राजधानी। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? लुजुम्बियाना। स्लोवेनिया की कैपिटल है लिजुब्लियाना। सेशेल्स की है कैपिटल विक्टोरिया। सियरा लियोन की है फ्री टाउन। और उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। देखो, स्लोवेनिया की है लिजुब्लियाना और सेशेल्स की है विक्टोरिया। सियरा लियोन की है फ्री टाउन और उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। ऐसा कौन सा देश है जो कि किसी भी देश की पूर्व राजधानी नहीं रहा है? तो वो है बिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो नेपिताओ जो म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी है। बहामास देश की राजधानी क्या है? तो बहामास की राजधानी है नस्साउ। बहामास की कैपिटल क्या है? नस्साउ। कोस्टारिका देश की राजधानी क्या है? तो कोस्टारिका देश की सीमा है सान जोस। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। डोमिनियन रिपब्लिक कैपिटल है सेंटो डोमिंगो किसकी कैपिटल है? डोमिनियन रिपब्लिक की। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। उज्बेकिस्तान की है ताशकंद और यूक्रेन की है कीव। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। वियना देश की कैपिटल है ऑस्ट्रिया। और झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा की मीनार कौन सी है? तो वहाँ कहाँ पर स्थित है? तो वो इटली में स्थित है। अब आते हैं कुछ और देश और उनकी कैपिटल। तो पहले राजधानी दी गई है और उनके देश दिए गए हैं। तो अम्मान राजधानी है जॉर्डन की। बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है। उलन बटोर मंगोलिया की है। साइया यमन की है। सनाया किसकी है? यमन की। और दुशानवे तजाकिस्तान की है। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। जॉर्जिया की है लिवलिशी। आइसलैंड की है रिक्याविक। साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया। लेबनान की है बैरूत और तुर्की की है अंकारा। चीन की है बीजिंग। कनाडा की है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा और रूस की है मॉस्को। बरुंडी की है बुजुम्बुरा। बरुंडी की कौन है? बुजुम्बुरा। कजाकिस्तान की है अस्थाना। लाओस की है वियंतियानी।
वियंतियाने। माली की है बमोको, माली की है बमोको। फिनलैंड की है हेलसिंकी। बोलिविया की कैपिटल है लापाज, बोलिविया की क्या है लापाज। इथोपिया की है अदिश अबाबा, इथोपिया की कैपिटल है अदिश अबाबा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, अजरबैजान की राजधानी क्या है बाकू। गैम्बिया की राजधानी है बांजुल, गैम्बिया की राजधानी है बांजुल। लाटविया की है रीगा, लाटविया की है रीगा। ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया। क्यूबा की राजधानी है हवाना। कोस्टारिका की है जेनजोस, सेंजोस। कोस्टारिका की कौन सी है सेंजोस। पेरू की है लीमा। आइवरी कोस्ट की है यामूशिको, यामूशिको आइवरी कोस्ट की राजधानी है। फिजी की है शुबा। फिनलैंड की है हेलसिंकी। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और लेबनान की है बेरूत। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। मालदीव की राजधानी है माले। जिम्बाब्वे की है हरारे और मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। हम इन कैपिटल्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, स्लोवेनिया की कौन सी है सिलोविलोजाना, तो लिंजुमजाना। सेशल की है विक्टोरिया, सेशल की है शीशे का महल किसका होता है तो विक्टोरिया रानी का होता है। सेशल की विक्टोरिया की है। शियारा लियोन फ्री टाउन। उज्बेकिस्तान है ताशकंद की कैपिटल। म्यांमार की कैपिटल कौन सी है नेपिताओ है। बहामास की कैपिटल है नशाऊ। कोस्टारिका सान जोस की है, कोस्टारिका सान जोस। निकारागुआ मानागुआ की है। डोमिनियन रिपब्लिक सेंटो डोमिंगो, इसकी कैपिटल है युगांडा के कंपाला है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है और यूक्रेन की कीव है। पेरू की लीमा है। वियना की ऑस्ट्रिया है। झुकी हुई लाइट जो पीसा की मीनार है वो इटली में स्थित है। अम्मान जॉर्डन की कैपिटल है। बिश्केक किर्गिस्तान की है। उलन बटोर मंगोलिया देश की राजधानी है और साइया यह यमन की है। दुशांबे ये तजिकिस्तान की है। बुल्गारिया सोफिया की कैपिटल है, सोफिया है की कैपिटल। जॉर्जिया की है तिबिलिसी। आइसलैंड की है रिकाविक। साइप्रस की है निकोशिया, साइप्रस की राजधानी क्या है निकोशिया। लेबनान की है बैरूत। तुर्की की है अंकारा। चीन की है बीजिंग। कनाडा की है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा और रूस की है मॉस्को। बरुंडी की है बुजुम्बुरा। कजाकिस्तान की है अस्थाना। लाओस की है वियंतियाने। माली की है बमाको। फिनलैंड की है हेलसिंकी। बोलिविया की है लापाज। इथोपिया की है अदिस अबाबा और अजरबैजान की है बाकू। गैम्बिया की है बजुल। लाटविया की है रीगा। ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया। क्यूबा की है हवाना। कोस्टारिका की है सैन जोस। पेरू की है लीमा। आइवरी कोस्ट की है यामूशिको, आइवरी कोस्ट की क्या है यामूशिको। फिजी की है शुबा। फिनलैंड की है हेलसिंकी। गुआना कैपिटल है जॉर्ज टाउन और लेबनान की है बैरूत। श्रीलंका की है कोलंबो। मालदीव की है माले। जिम्बाब्वे की है हरारे और मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। तजिकिस्तान की है दुशांबे। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। स्विट्जरलैंड की है बर्न। पैलेस्टाइन की राजधानी क्या है रामलल्ला, रामलल्ला। पैलेस्टाइन की क्या है तो रामलल्ला। कोसोवो की है पिस्टीना। कोसोवो की क्या है कैपिटल क्या है पिस्टीना। टर्किश साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया। ताइवान की है ताइपे। वेनेजुएला की है कारकस, वेनेजुएला की है कारकस। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है वेलिंगटन। कोलंबिया की है बगोटा, कोलंबिया की राजधानी क्या है बगोटा। साइप्रस की है निकोशिया। विडहाक, विडहाक किसकी कैपिटल है तो विडहाक कैपिटल है नामीबिया की।
आर्का घाना की कैपिटल है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की कैपिटल है। और अबूजा यह नाइजीरिया की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की। पेरिस फ्रांस की। और ओस्लो नॉर्वे की। बुडापेस्ट हंगरी देश की राजधानी है। किसाशा यह जायरे की है। और वेलिंगटन यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। तंजानिया की है डोडोमा। स्विट्जरलैंड की है बर्न। पैलेस्टाइन है रामलल्ला। कोसोवो पैलेस्टीना। साइप्रस की है निकोशिया। ताइवान की है ताइपे। वेनेजुएला की है कारकश। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन। कोलंबिया की है बगोटा। और साइप्रस की है निकोशिया। विंडहाक यह नामीबिया की राजधानी है। विंडहाक यह नामीबिया की राजधानी है। आर्का घाना की राजधानी है। नैरोबी केन्या की। लुसाका जाम्बिया की। और अबूजा नाइजीरिया की। कोपेनहेगन की कैपिटल है डेनमार्क। बर्लिन राजधानी है जर्मनी की। पेरिस है फ्रांस की। ओस्लो है नॉर्वे की। बुडापेस्ट यह हंगरी की राजधानी है। कंशासा यह जायरे की राजधानी है। और वेलिंगटन यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। अब आते हैं विश्व के नगर। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। कथन ए, वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय नगरों के द्वार हैं। तो ये भी सही है। मतलब जितने भी संसार के अधिकांश जो महानगर हैं वो तटीय क्षेत्रों में ही अवस्थित होते हैं, क्योंकि वहाँ से स्थल, आकाश और जल तीनों मार्ग उनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वह क्या है, एक महानगर बन जाते हैं। और इनसे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार भी खुल जाते हैं। अब आते हैं झील और उनके नगर। इरी झील कहाँ पे है? डेट्रॉइट में है। मिशिगन गेरी में है। ओटारियो यह हैमिल्टन में स्थित है। और सुपीरियर यह डुलूथ में स्थित है। इरी, डेट्रॉइट, मिशिगन गेरी, ओंटेरियो हैमिल्टन और सुपीरियर ये डुलूथ में स्थित है। अलास्का का हिस्सा है, तो अलास्का यूएसए का हिस्सा है जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। कैलिफोर्निया यूएसए के कैंपवेल, पोलो आल्टो, सांता रोसा और सांता क्लारा में से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत कौन सा स्थित नहीं है? तो सांता रोसा है वो सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता। और केपटाउन, कैलिफोर्निया, पालो ऑल्टो, सांता क्लारा ये सब सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट है केपटाउन में स्थित। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम बताना है। तो उत्तर में सबसे पहले है पेशावर, फिर इस्लामाबाद और गुजरावाला और मुल्तान। पहले है पेशावर, फिर है इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान। अब आते हैं कंधार कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कंधार। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाना है। पश्चिम से पूर्व तो पहले आता है लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बैरूत। पहले आता है लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बैरूत। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण एशिया में बसी हुई सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लहासा। स्थल और उनके देश बताने हैं। ओरेविले आश्रम कहाँ पे है? तो भारत में स्थित है। बैकानूर कजाकिस्तान में है। बांडुग इंडोनेशिया में है। और बट्टुकलुआ कहाँ पे है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली ये इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड यह कनाडा के पूर्व भाग में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड। डरबन यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डरबन। निकोशिया यह साइप्रस देश में स्थित है। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो है आइसलैंड।
सन सिटी अवस्थित है, तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देश और उनके सबसे बड़े नगर, तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो, ग्रीस का है एथेंस, नाइजीरिया का है लागोस और सीरिया का है इमिस्कस। सीरिया का है इमिस्कस। अब आते हैं शहर और उनके देश। दावोस यह स्विट्जरलैंड में स्थित है, बार्सिलोना यह स्पेन में स्थित है, ऑकलैंड यह न्यूजीलैंड में स्थित है और कैंडी यह श्रीलंका में स्थित है। कांटो मैदान जिस देश में पाए जाते हैं, तो कांटो मैदान जापान में पाए जाते हैं। मैक्सिको देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है, तो कांगो अफ्रीका में स्थित है। माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। माल्टा कहाँ पे स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। अब आते हैं नगर और उनके अक्षांशीय स्थिति। जकार्ता 6 डिग्री 12 सेकंड साउथ में स्थित है। सिंगापुर 1.3 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। बैंकॉक 13 डिग्री 45 सेकंड नॉर्थ में स्थित है और हनोई यह 21 डिग्री 2 सेकंड नॉर्थ में स्थित है। अब आते हैं कंधार कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। यूरोप के पश्चिम से पूर्व जमाना है, तो सबसे पहले आता है लिस्बन, लंदन और फ्रैंकफर्ट और बैरूत। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर इसकी राजधानी है, तो वो है लहासा। ओरेविले आश्रम भारत में है। बैकानूर कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान में है। वांडुग यह इंडोनेशिया में है और बट्टिकौला यह श्रीलंका में स्थित है। तस्मानिया स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्व में स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका का देश है और निकोशिया यह साइप्रस का है कैपिटल है। वह देश जो आर्कटिक महाद्वीप के दक्षिण में पाया जाता है, तो वो है आइसलैंड। सन सिटी कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कनाडा का सबसे बड़ा देश टोरंटो है। ग्रीस का एथेंस है। नाइजीरिया का लागोस है और सीरिया का इमस्कस है। दावो स्विट्जरलैंड में स्थित है। बार्सिलोना स्पेन में है। ऑकलैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और कैंडी श्रीलंका में स्थित है। कांटो मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कांटो मैदान जापान में पाए जाते हैं। मैक्सिको देश स्थित है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है अफ्रीका में और माल्टा स्थित है भूमध्य सागर में। अब आते हैं भौगोलिक उपनाम। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है या कहाँ दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है और मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है बहरीन को। धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। पूर्व समुद्र की स्वामी कहा जाता है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो कि अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, तो वो है ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो यह है केंटुकी। केंटुकी को क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तुर्की का वह नगर जो कि पश्चिम का द्वार कहलाता है, वो है इस्तांबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। झीलों की बाटिका कही जाती है फिनलैंड को और हजारों झीलों की देश भी फिनलैंड को कहा जाता है। शहरों का शहर कहा जाता है वेनिस को। स्वर्ग द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। और प्रांतकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। प्रांतकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। उनके भौगोलिक नाम बताने हैं। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो उत्तरी ध्रुवों पर दिखाई देता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात है वो न्यूयॉर्क में स्थित है।
हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। विश्व की छत कही जाती है पामीर को। और अंध महाद्वीप है अफ्रीका। मोतियों का द्वीप या फिर फारस का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। धूम्रनगर कहा जाता है शिकागो को। पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहा जाती है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो कि चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है वो है ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है वो है केंटुकी। तुर्की का वह नगर जो कि पश्चिम का द्वार कहलाता है वो इस्तांबुल। श्वेत हाथियों की भूमि को कही जाती है थाईलैंड। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। झीलों की बाटिका फिनलैंड को। हजार शहरों का शहर कहा जाता है वेनिस को। स्वर्ग का द्वार कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान को। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। और प्रांतकालीन शांत स्थल के नाम से जाना जाता है कोरिया। अब आते हैं जलमंडल। सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है तो 2/3 भाग पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। सबसे गहरा सागर दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी का कितना भाग पानी से घिरा हुआ है? तो 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थल कौन सा है? तो समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट होगा उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसको क्या कहा जाता है? डेटम रेखा कहा जाता है। मतलब समुद्र तल से क्षैतिज रेखा जिससे कि ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। उत्तर और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरा हुआ हिंद महाद्वीपी महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महाद्वीप द्रोणी प्रवेश करने वाला कटक कौन सा है? तो यह है मध्य महासागरीय कटक जो कि उत्तर और दक्षिण में अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता है और दक्षिण में और फिर आगे जाकर हिंद महासागर द्रोणी और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है तो उसको कहा जाता है मध्य महासागरीय कटक। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज है वो हिंद महासागर में स्थित है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है तो भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण का जल रहता है वो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर रहता है। जो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर क्या रहता है? भूमि में गुरुत्वीय जल रहता है। सत्य कथन बताइए। तो पृथ्वी ग्रह है उपयोग के लिए उपलब्ध आलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा में लगभग 1% से भी कम है। मतलब जितना पूरे विश्व में मतलब पूरे भारत या पूरी पृथ्वी पर जितना जल फैला हुआ है उसमें से सिर्फ 1% से भी कम जो है वो आलवणी जल है जो कि हम मीठा पानी हम पी सकते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? तो महासागरीय और पर्वतीय जो हिमानी है वहाँ पर स्थित है मृदु जल सबसे ज़्यादा। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवणीय जल बर्फ छत्रक और हिमजल के रूप में रहता है। शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। महासागरीय नितल का सबसे बृहत्तर भाग कौन सा है? तो महासागरीय नितल का सबसे बृहत्तर भाग है गहरे सागरीय मैदान। देखिए समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट दूरी कौन सी होगी? तो उत्तरी ध्रुव की होगी। डेटम क्या है? तो यह समुद्र तल से एक रेखा है जो कि क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। एक वो जगह बतानी है कटक बतानी है जो कि उत्तर और दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप द्रोणी के मध्य से गुजरता है। हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर की द्रोणी में प्रवेश करता है उसको महासागरीय कटक कहा जाता है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पे है? तो दक्षिण हिंद महासागर मतलब हिंद महासागर में स्थित है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल कितना रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम दबाव पर रहता है। पृथ्वी ग्रह है और इसमें जो पीने वाला या आलवणी जल है उसकी मात्रा सिर्फ 1% से भी कम है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे पाई जाती है? तो महासागरीय एवं पर्वतीय जो हिम नदियाँ हैं उनमें पाई जाती है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश जो आलवणी जल है वो बर्फ छत्रक हिम नदियों के अंदर और भूमिगत जल के अंदर पाया जाता है। महासागरीय नितल का सबसे बृहत्तर भाग कौन सा है? तो महासागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गहरे समुद्री मैदान।
विश्व के प्रमुख समुद्र तुर्की में स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तुर्की कहाँ पर स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम जमाना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम जमाना है। पहला आता है काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। आंतरिक सागर किसको कहा जाता है? तो आंतरिक सागर कहा जाता है कैस्पियन सागर को। जिस महासागर में सारगैसो स्थित है, तो सारगैसो उत्तरी अटलांटिक महासागर से स्थित है। सारगैसो समुद्र की विशेषता है, तो यह विशिष्ट समुद्री वनस्पति है जिसको क्या कहा जाता है? सारगैसो कहा जाता है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इटली, सिसिली और सरडीनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताइए। तो इटली, सिसिली, सरडीनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है वो टिरहेनिया सागर है। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं, जो अरल सागर है वह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, तो चांद देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। तो हमारी समुद्री फिर से पढ़ लेते हैं। तुर्की कहाँ पर स्थित है? तो यह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। सागरों को पश्चिम से पूर्व जमाना है, तो सबसे पहले आएगा काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। आंतरिक सागर कहा जाता है कैस्पियन सागर को। सारगैसो जो वनस्पति है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। सारगैसो एक विशिष्ट प्रकार की समुद्री वनस्पति है। इटली, सिसिली और सर्डिनिया, कोर्सिका से घिरा हुआ सागर कौन सा है? तो टिरहेनियन सागर है वो है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। वह अफ्रीकी देश जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता, तो वो है चांद देश। अब आते हैं महासागरीय रेखा। महासागरीय रेखाओं को परिभाषित करने वाला कारक कौन कौन सा है? तो इनको कौन प्रभावित करता है? तो पृथ्वी की जो आवर्तन है, पृथ्वी का आवर्तन है वो उनको प्रभावित करता है। वायु का दाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व भी महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन बताइए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होती हैं। महासागरीय रेखाएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। महासागरीय रेखा किससे संबंधित होती हैं? तो महासागरीय जो रेखाएं होती हैं इनका जल का मंदन भूपृष्ठ संचालन होता है। ये धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन रखती हैं। यह सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं और महासागरीय संरूपण द्वारा ये प्रभावित होती हैं। हिंद महासागर से सागरों जलधाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन की उत्तरदायी कारक हैं। तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव का प्रभाव, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव का प्रभाव। अगुलहास धाराएं चलती हैं, तो अगुलहास जलधाराएं हैं वो हिंद महासागर में चलती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रभाव द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक प्रभाव द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला या लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन सी है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेगुला धारा। बेगुला धारा क्या है? एक शीत जल धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर से धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में कौन योगदान नहीं देती? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो केनारी धारा है वो योगदान नहीं देती, क्योंकि जो केनारी धारा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राज़ील धारा यह उत्तरी दक्षिण अटलांटिक महासागर का भाग है। हम्बोल्ट की जलधारा यह दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। और अगुलहास जलधारा यह हिंद महासागर से स्थित है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो यह एक गर्म महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा एक गर्म महासागरीय जलधारा है। अब इनमें सूची दी गई है। तो पश्चिमी वायु प्रभाव के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी जलधारा होती है ये।
गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यह गर्म जलधारा है। पेरू यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा यह हिंद महासागर की जलधारा है। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वी मुख्य प्रभाव की व्याख्या होती है। तो पृथ्वी का सबसे अपने अक्ष पर घूर्णन से जो विषुवतीय प्रतिधाराएं होती हैं, इनके पूर्वाभिमुख प्रभाव की व्याख्या कैसे होती है? तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसके कारण यह पूर्वाभिमुख प्रभाव होता है। हम जलधाराएं देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए, जलधारा को कौन प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का अपतन, वायुदाब, हवा, महासागरीय का घनत्व क्या करता है? महासागरीय जलधारा को प्रभावित करता है। महासागरीय जलधाराएं क्या सुनिश्चित करती हैं? तो महासागर के जल का मंद भूपृष्ठ संचालन करती हैं। यह धाराएं पृथ्वी का ताप के संतुलन बनाए रखती हैं। यह सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं और महासागरीय संरूपण द्वारा यह प्रभावित होती हैं। इन सागरों की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो हिंद महासागर में जो सागरीय जलधाराएं होती हैं, उनकी नियमित दिशा में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी कारक है हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव का आना। अल्गुहास जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक को सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन सी जलधारा करती है? तो नॉर्वे की जलधारा नॉर्वे को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करती है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक जलधारा की शीत जलधारा कौन सी है? तो बेगुला जलधारा है। जो कनारी जलधारा है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर को पूर्व वृत्त में निर्माण में योगदान नहीं देती। ब्राजीलीय धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और अगुलहास जलधारा है वो हिंद महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम यह एक गर्म जलधारा है और पश्चिमी प्रभाव यह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। पेरू की जलधारा प्रशांत महासागर में पाई जाती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यह हिंद महासागर में पाई जाती है। विषुवतीय जो प्रतिधाराएं होती हैं जिनको इक्वेटोरियल काउंट करेंट के जो पूर्वाभिमुख प्रभाव की व्याख्या करता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को। अब आती है लवणता। महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है। तो जो जितने भी पृथ्वी का जो जल होता है उसमें लवणता को कौन दर्शाता है? तो हेलोकैलाइन जो रेखाएं होती हैं वो दर्शाती हैं इनकी लवणता को। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि। एक क्यों होती है इनका मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान कौन देता है? तो महासागरीय जलों की जो लवणता होती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है वांझी। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होती है? उसकी लवणता ही बढ़ती है लेकिन उनकी गहराई क्या होती है? कम हो जाती है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अरल सागर में पानी का औसतन खारापन कितना है? तो जो अरल सागर है उसमें 36 ppT उसका औसतन खारापन है। देखिए, लवणता जो महासागरीय लवणता है उनको कौन प्रदर्शित करता है? तो हेलोकैलाइन रेखाएं हैं या उनकी जल का निर्धारण करती हैं लवणता की। महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकांश योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो उनकी जो लवणता है वो बढ़ जाती है और गहराई क्या होती है? कम हो जाती है। सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में और अरल सागर का जो पानी है उसका औसतन खारापन होता है 36 ppT। अब आता है ज्वार और भाटा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं? तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। ये ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अभिकेंद्री बल। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो ये सही है। लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्व चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के सामाय होता है। तो ये गलत है। पहला सही है कि लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर होता है और जो निम्न ज्वार होता है वो सामान्य से उच्चतर होता है। बृहत ज्वार
आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या होता है, यह बृहद ज्वार आते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं, तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वो चंद्रमा के कारण होती हैं। ज्वार भाटा के लिए कौन उत्तरदायी होता है, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। आप प्रत्यक्ष उच्च ज्वार आते हैं तो पृथ्वी के अभिकेंद्री बल से। जो लघु ज्वार भाटा होते हैं उसके समय जो उच्च ज्वार होता है वो सामान्य से कम होता है, और जो निम्न ज्वार होता है वो सामान्य से उच्चतर होता है। बृहद ज्वार कब आते हैं, जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उच्च ज्वार आते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण। महासागरीय गर्त, एलुशियन महासागरीय गर्त है वो पाया जाता है उत्तर प्रशांत महासागर में। कार्मेडिक, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सुंडा, यह हिंद महासागर में पाया जाता है। और एस सैंडविच, यह दक्षिणी अंध महासागर में पाया जाता है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर या मैरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। डायामेंटिना गर्त कहाँ पर स्थित है, तो डायामेंटिना गर्त यह हिंद महासागर में स्थित है। तो महासागरीय गर्त बताने हैं तो जो एल्यूशियन है वह उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। एल्यूशियन उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कार्मेडिक, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सुंडा हिंद महासागर में। एट सैंडविच, यह दक्षिणी अंध महासागर में पाया जाता है। विश्व का सबसे गहरा मैरियाना गर्त है जिसको चैलेंजर भी कहा जाता है। और डियामेंटिना गर्त यह हिंद महासागर में पाया जाता है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जिसका सबसे ज़्यादा अपवाह है वो है अमेज़न नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो वो है जायरे नदी या कांगो नदी भी इसको कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं तो वो है रवांडा, बरुंडी, DR, कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान और मिस्र, यह नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं। नील नदी, नील कहाँ से निकलती है, जो ब्लू नाइल है वो ताना झील से निकलती है। मिस्र नील नदी का उपहार है। यह सहारा मरुस्थल में एक नक्ल स्थान है। तो दोनों सही हैं, अर्थात R एक ही सही व्याख्या करता है। म्यांमार में जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है, साल्वे नदी है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, तो एशिया की वह नदी जो दक्षिण की ओर प्रभावित होती है वह है साल्वे नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगत्से कियांग नदी। यांगत्से भी को कहा जाता है। सर और आमू नदी कहाँ गिरती हैं, तो सर और आमू नदी हैं वो अरल सागर में गिरती हैं। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो काले सागर में गिरती हैं नीपर। और डेन्यू नदी कहाँ गिरती हैं, तो काले सागर में गिरती हैं। बोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लीना रूस नदी यह आर्कटिक महासागर में प्रभावित होती है। आमूर जो कि रूस और चीन में बहती है और प्रशांत महासागर तार्किक खाड़ी में प्रभावित होती है। टिग्रिस यह तुर्की, साइबेरिया और इराक में बहती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। वह नदी जो भ्रंश घाटियों से बहती है, तो राइन नदी भ्रंश घाटियों से बहती है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी। वह नदी जो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। नीपर नदी यह यूक्रेन में बहती है। पो नदी यह इटली में है। राइन नदी जर्मनी में। रोन नदी यह स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। हिमानी झील
इटास्का स्रोत है, तो हिमानी नदी का जो इटास्का स्रोत किसका है, तो वो मिसिसिपी नदी का स्रोत है। अब आते देखो, सबसे विशाल जप महातंत्र किसका है, तो अमेजन नदी का है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे या कांगो नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। नील नदी द्वारा प्रभावित होने वाले या अप्रवाहित होने वाले देश हैं रवांडा, बरुंडी, कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र। नीली नील कहाँ से निकलती है, तो ये ताना झील से निकलती है। मिस्र नदी नदियों का मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। वह सहारा राजस्थान की एक नकल स्थान है, तो दोनों सही हैं और आर्य की व्याख्या भी करता है। म्यांमार में कौन सी नदी बहती है, साल्वे बहती है। एशिया की नदी जो दक्षिण में बहती है तो वो साल्वे नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगत्से नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। सर और आमू नदी अरल सागर में गिरती है। काला सागर में गिरने वाली नदी है नीपर और डैन्यूब। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। लीना रूस की नदी है और यह आर्कटिक महासागर में गिरती है। आमूर रूस और चीन की नदी है और यह प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। टिग्रिस यह तुर्की, सीरिया, इराक की नदी है और फारस की खाड़ी में गिरती है। माही नदी भारत की नदी है, अरब सागर में गिरती है। सब भ्रंश घाटी में बहती है राइन नदी। अफ्रीका की नदी जो कि मकर रेखा को काटती है, लिम्पोपो नदी। आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है श्रीलंका। महावेली गंगा नदी है श्रीलंका की। नीपर यूक्रेन की पाई जाती है। पो नदी इटली में बहती है। राइन नदी जर्मनी में और रोन नदी स्विट्जरलैंड में प्रभावित होती है। हिमानी झील इटास्का यह मिसिसिपी नदी पर स्थित है। यह वहाँ से मिसिसिपी नदी निकलती है। नदियों के किनारे बसे स्थल नगरों की नाम, तो खार्तूम यह नील नदी के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन इस्ती नदी के तट पर स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। मैड्रिड मैंजिनरेस नदी के तट पर स्थित है। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है, लंदन ब्रिटेन में है और यह टेम्स नदी के तट पर स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया का देश है और यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। काहिरा मिस्र का देश है और मिस्र में स्थित है और नील नदी के तट पर स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया में है और डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। पार्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और स्वान नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी में है और डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। हैम्बर्ग एल्व नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर है और कीव नीपर नदी के तट पर स्थित है। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है वह है संघाई देश। बैंकॉक देश मैनाम चाओफाया के तट पर स्थित है। नामपेन यह मेकोंग नदी के तट पर स्थित है। हनोई यह लाल नदी या रेड रिवर के तट पर स्थित है। यंगून यह इरावदी नदी के तट पर स्थित है। पोटोमेक यूएसए पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। सूडान नील नदी के तट पर स्थित है और इराक टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है और टेम्स के तट पर स्थित है इंग्लैंड। देखिए, खार्तूम नील नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। बर्लिन इस्ती पेरिस सीन वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक मैड्रिड मैंजिनरेस नदी के तट पर स्थित है। लाहौर रावी नदी के तट पर है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी के तट पर है। वियना डेन्यूब नदी के तट पर है। काहिरा नील नदी के तट पर है। वियना डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। पर्थ स्वान नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर है। हैम्बर्ग एल्व नदी के तट पर स्थित है और बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है और कीव नीपर नदी के तट पर स्थित है। वह नगर जो हुआंगपू नदी के तट पर स्थित है तो वो है संघाई देश। बैंकॉक है मैनोम नदी के तट पर। नैम्फोन मैंगकोंग नदी के तट पर स्थित है। हनोई लाल नदी के तट पर स्थित है। यंगून यरावदी नदी के तट पर स्थित है। पोटोमेक यूएसए के तट पर स्थित है। नील के तट पर स्थित है सूडान। टिग्रिस के तट पर है इराक और टेम्स नदी के तट पर स्थित है इंग्लैंड।
वेलग्रेड डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। रोम टाइबर के है। वारसा विस्चुला नदी के तट पर स्थित है। वॉशिंगटन पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। एंटवर्प ये सेल्ट नदी के तट पर है। और रटरडैम राइन नदी के तट पर स्थित है। हैम्बर्ग यह इल्वी नदी के तट पर स्थित है। नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन कौन से हैं? डेल्टा का निर्माण उन स्थलों पर होता है जहां नदी होती है, गहरा समुद्र होता है, तो वहां पे क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जहां गहरा समुद्र नहीं होता वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, जो कि सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन एक महाखड्ड है। चिसापानी गोर्ज नेपाल में स्थित है। अब आते हैं द्वीप। वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है, तो सीप द्वीप कहा जाता है फैरो द्वीप को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का या संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? तो न्यू गिनी ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा द्वीप है। सही कथन को बताइए। नूक डेनमार्क की राजधानी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर तक है। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों से विभाजित होता है, तो पूर्व द्वीप का एक समूह जो कि द्वीप है बोर्नियो, यह 3 देशों में विभाजित होता है। कालीमंतन द्वीप का अंग है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। नीचे दिए गए हिंद महासागर के 4 द्वीप बताने हैं। इसमें सेशेल्स, चौगास, मॉरिशस, सिकुगा स्थित है। देखिए ई में बताता है चगोस, शुकावा दूसरे में है, तीसरा है सेशेल और चौथा है मॉरिशस। चगास मालदीव, मॉरिशस और सेकिलीज द्वीप में से दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा स्थित है? तो दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। मलेशिया हिंद द्वीप समूह से संबंधित है, तो जो मेलनेशिया द्वीप समूह है यह न्यू गिनी, बिस्मार्क और क्यू, पेलागो, सेंटा क्रूज, वनुआतु, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलेडोनिया यह मेलनेशिया द्वीप से संबंधित है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। नीचे दिए गए हिंद महासागर पर बताइए, जोड़िए। सही कथन है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ है 1999 में। मकाओ द्वीप का चीन को हस्तांतरण कब हुआ था? 1999 में। बाली आरिक द्वीप समूह स्थित है। बाली आरिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। वह नदी जो जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। महाद्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है, तो जो ग्रेनाडा द्वीप है वो कैरिबियन सागर में स्थित है। झीलें और जलप्रपात। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील कौन सी है? तो टंगानिका जो झील है वो कि विश्व की सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। वियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन नदियों में से कौन सा एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो जो बियर झील है वो ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो जो झीलें हैं वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम जमाना है, तो पूर्व से पश्चिम में आते हैं ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, तो मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम बताना है, तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, फिर है विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर।
विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ग्रेट सुपीरियर झील। विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है बैकाल झील। क्षेत्रफल एवं आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन। प्रसिद्ध उंगलियों प्रसिद्ध उंगलियों फिंगर लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। झीलों की वाटिका कही जाती है फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। बॉइलिंग झील यह डोमिनिका में स्थित है। 5 फ्लावर झील कहाँ पर स्थित है? जो 5 फ्लावर झील है वो सिचुआन चीन में स्थित है। रेड लेगून बोलिविया में स्थित है और ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है वो है डुलुथ। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू में स्थित है। ओमियम झील ईरान में स्थित है। रेडियर झील कनाडा में है और अथावास्का झील भी कनाडा में स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबंधित है वह है जाम्बेजी नदी। क्रोएशिया की प्लिटविश झील विश्व धरोहर में रखी गई है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ी झील ताजे पानी की बड़ी झील है सुपीरियर नदी। विश्व का सबसे ऊंचा नवागम या नाव चलाने की वाली जो झील है वो है टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी गहरी झील कौन सी है? टंगानिका झील है। हम झीलों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, दूसरी सबसे गहरी और बड़ी झील कौन सी है? तो टंगानिका झील है। बियर ग्रेट फिंगर्स लेक या ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है, जबकि सुपीरियर ह्यूरॉन मिसिसिपी इरी और ओंटारियो इसका हिस्सा है। इनको पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है 5 फिंगर्स लेक को। तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। जो मिशिगन है वह पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट वियर आती हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। उंगलियों वाली फिंगर्स लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। झीलों की वाटिका 1000 झीलों का शहर फिनलैंड को कहा जाता है। बाइलिंग झील डोमिनिका में स्थित है। 5 फ्लावर झील चीन में स्थित है। रेड लगून बोलिविया में स्थित है और ग्रेट स्लेव कनाडा में स्थित है। वह नगर जो कि सुपीरियर झील में स्थित है तो डुलुथ में स्थित है। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू में स्थित है। उमियम ईरान में है। रेडियर झील कनाडा में है। अथावास्का कनाडा में है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात सांटो एंजल है। एंजल वेनेजुएला में स्थित है। विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जैम्बेजी नदी पर बना है। और क्रोएशिया की जो झील है प्लिटविश यह विश्व धरोहर में शामिल की गई है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। सबसे ऊंची नवागम झील व टिटिकाका झील है और दूसरी गहरी झील टंगानिका झील है। जल डमरू मध्य मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। वो हिंद महासागर से चीन सागर तक जा सकते हैं। भारत एवं पूर्व एशिया के बीच नौ संचालन समय या नेविगेशन टाइम और दूरी अधिक कम किया जा सकता है। तो श्याम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जल डमरू के पार नई नहर खोलकर वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो वह जल संयोजी जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है वो है जिब्राल्टर जल संधि। हरमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हरमुज जल संधि पाई जाती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका की जलडमरू अलग करती है वो है वेरिंग जलडमरू। मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जलडमरू है वो है वेरिंग जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि
अफ्रीका और यूरोप को पृथक करती है। मलक्का की जल संधि यह इंडोनेशिया और मलेशिया को पृथक करती है, मतलब मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। और हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। वल्जय डमरू जिससे निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली जल संधि है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से। जो फारस की खाड़ी है वो सीमा का निर्धारण नहीं करती ओमान से। बोथनिया की खाड़ी यह स्वीडन और फिनलैंड में स्थित है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? स्वीडन और फिनलैंड में स्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। कारपेंटेरिया की खाड़ी यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टोकिन की खाड़ी यह वियतनाम और चीन के बीच स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मंदेब की जल संधि जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। देखिए, मलक्का जल संधि से जाने का मार्ग बनता है हिंद महासागर से सागर तक के लिए। भारत और पूर्व एशिया के मध्य नौ संचालन समय जो नेविगेशन टाइमलाइन है उसमें अधिकतम दूरी कम किया जा सकता है, तो श्याम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में जल डमरू को पार की गई नई नहर को खोलकर। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है जिब्राल्टर की जल संधि। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच है बेरिंग जल संधि। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। मलक्का जल डमरू मध्य यह इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तर अमेरिका को पृथक करती है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच स्थित है। यूनाइटेड किंगडम और फारस को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को पृथक करती है या जोड़ती है। पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड में स्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड में स्थित है। कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। और हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंदब की संधि। अब आती है नहरें। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर के 2 सिरों पर स्थित पत्तन युग में कौन कौन से हैं? तो पोर्ट सैयद और सुएज। सुएज नहर बनाने से भारत के पश्चिम देशों से दूरी कम हो गई है, तो ये सही है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ये दोनों सही हैं। और आर ए की व्याख्या भी करता है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा सुएज नहर से होकर। यदि हमें मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा सुएज नहर से होकर। पनामा नहर गुजरती है प्रशांत महासागर और अन्य महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर और यूरोन को जोड़ती है। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नगर के प्रतिबंधी के लिए योजना बना रहा है, वो कौन सा है? निकारागुआ। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। देखिए, वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के लिए प्रतिद्वंदी के रूप में योजना बना रहा है, वो कौन है? निकारागुआ है। और कील नहर किस किस को जोड़ती है? उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को। विश्व के प्रमुख बंदरगाहों। पराना नदी वह पर निर्मित जो पराना नदी है उस पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह
संयुक्त परियोजना किस किस की है, तो ये ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। इतेपू बांध जो कि पराना नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र सेतु बनाया गया है, तो गुआंगडोंग प्रांत के जुहाइस में। कोलोराडो ये हुवश बांध बना है। इस पर दामोदर नदी पर पंचेस हिल बना है। नील नदी पर असवान बांध बना है और ज़ैम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है। असवान उच्च बांध है जो कि मिस्र में स्थित है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह है जांगमऊ स्थान पर। गेंड कुली यह कोलंबिया नदी पर स्थित है। नूरेक बांध यह वक्स नदी पर स्थित है और काहोरा यह कबोरा बसा यह जाम्बेजी नदी पर स्थित बांध है। देखिए, जो पराना नदी है इस पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम क्या है, इतेपू बांध। यह ब्राज़ील और पराग्वे के बीच स्थित है। सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ पर बनाया गया है, तो गुआंगडोंग प्रांत में बनाया गया है, जुहाइस में। कोलोराडो नदी पर बनाया गया है हूवर बांध। दामोदर नदी पर पंचेस हिल बांध बनाया गया है। नील पर असवान बांध बनाया गया है और ज़ैम्बेजी पे करीबा बांध बनाया गया है। असवान मिस्र में स्थित है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध बनाया है जो कि झांगमऊ में स्थित है। गेंड कुली यह कोलंबिया नदी पर बनाया गया है। नूरेक बांध बनाया गया है वखास बांध पर। और कहोरा या कबोरा बसा बांध बनाया गया है ज़ैम्बेजी नदी पर। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ और जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ग्रैंड वियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट वियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट वियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप कौन सी स्थित है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट वियर रीफ। अब आता है वायुमंडल। पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस कौन कौन सी होती हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत होता है नाइट्रोजन गैस का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो है क्षोभमंडल। समतापमंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। ओजोन परत अवस्थित है समतापमंडल में। सूर्य से निकलने वाली जो विनाशकारी रेडिएशंस से जीवन सुरक्षित रहता है वो कौन करता है, तो ओजोन परत इसका निर्माण करती है, इससे बचाव करती है। समतापमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात को रोकना। ओजोन परत अवस्थित होती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी कौन है, तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयनमंडल या आयनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत कौन सी है, तो उत्तरी ध्रुव के प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयनमंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयनमंडल के द्वारा। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किया जाते हैं, तो बहिर्मंडल से जो संचार उपग्रह हैं वो वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं बाह्यमंडल में। क्षोभमंडल मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। समतापमंडल में ओजोन परत होती है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर परावर्तित रेडियो तरंगें होती हैं। देखिए, हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल का नीचे से ऊपर तक क्रम है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल। अधिकांश मौसम घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में।
जेट विमान समतापमंडल पर उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बादल और मौसमी घटनाएं नहीं होती। ओजोन परत हमेशा समतापमंडल में पाई जाती है। सूरज से निकलने वाली जो विनाशकारी रेडिएशन होती हैं उनके लिए जो जीवन रक्षा का काम करता है वो ओजोन परत करता है, क्योंकि ये भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोक लेती हैं। ओजोन परत पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर की ऊपर वायुमंडल में स्थित होती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुव के प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावृत करते हैं आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं वायुमंडल में। क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है और आयन मंडल में जितने भी जो रेडियो तरंगें होती हैं परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य तप। कथन ए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, तो ये सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों से परिणत होती हैं, तो ये भी सही है। और जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है और ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। इसलिए जो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, जो तापमान होता है उसमें कमी आ जाती है। सबसे अधिक सौरतप को परावर्तित करता या करती है, तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि क्या करती है, सबसे अधिक सूर्यतप को परावर्तित करती है। सही कथन इनमें से क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कब रिकॉर्ड किया गया था, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। अब आता है चक्रवात। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र से ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती हैं, तो कथन ये सही है। ऊर्जा चक्रवात मतलब पवन चक्रवात के केंद्रों में आरोहित होती है, तो दूसरा भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से पढ़ लेते हैं। ए में क्या दिया गया है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, तो ये सही है। और जो हवा चक्रवात होता है उसमें केंद्र में आरोहित अवरोहित होता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो उठते हैं कैरेबियन महासागर में। जो टॉर्नेडो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कि कैरेबियन सागर में देखे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहलाता है। जो मिसिसिपी मैदान है उसको क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो एली कहा जाता है। सामान्य रूप से टॉर्नेडो संबंध होते हैं यूएसए से टॉर्नेडो का संबंध है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो टॉर्नेडो की यदि तीव्रता का पता लगाना है तो फुजीटा स्केल का उपयोग किया जाता है। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन सागर। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली चक्रवात आते हैं, चीन में टाइफून आता है, भारत में चक्रवात ही कहा जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। बिलीबिली जो है वो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब आते हैं बागिया चक्रवात। जो बागिया चक्रवात है वो कहाँ से संबंधित है, वो फिलीपींस से संबंधित है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। जो हरिकेन है उससे यदि मापन किया जाना है, हरिकेन का मापन किया जाना है तो हमें शाफिर या सिम्पसन नाम मापक का उपयोग करना पड़ेगा। हमें शाफिर सिम्पसन नामक मापन का प्रयोग करना पड़ेगा हरिकेन को मापन करने के लिए। बैरोमीटर से पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक होती है, तो यदि बैरोमीटर में पारा अचानक गिर गया है तो तूफान आने वाला है। नरगिस चक्रवात का संबंध म्यांमार से है। उष्णकटिबंधीय टॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है, समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं, इसलिए वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। हम चक्रवातों को फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है, तो ये सही है। और हवा के चक्रवात में केंद्रों में अवरोहित होता है, तो ये भी सही है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो उठते हैं कहाँ पर, कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली जो है वो
मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। टॉर्नेडो का संबंध यूएसए से है और इसकी यदि टॉर्नेडो की तीव्रता नापनी है तो हमें फ्यूजिटा स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा। टाइफून चक्रवात चीन में आता है, ऑस्ट्रेलिया में विली आता है, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, और जो विली है वो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और बागियो चक्रवात फिलीपींस में आया था। हरिकेन्स द्वारा क्षति को मापने के लिए हमें सिफर सिप्सन नामक मापन का प्रयोग करना पड़ेगा। बैरोमीटर में पारे तल की यदि अचानक गिरावट आ जाती है तो इसका सूचक है कि तूफान आने वाला है। नरगिस का संबंध म्यांमार से है और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों के चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इसका कारण है समुद्र पृष्ठों में तापमान निम्न होता है। अब आती है आर्द्रता। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांशों से संबंध है, तो ये सही है कि अक्षांश जैसे होते हैं इस वायुमंडल में नमी की मात्रा भी उसी से निर्धारित होती है। नमी को जल बाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है, तो ये भी सही है और आर एक की व्याख्या भी करता है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला हो जाता है। अब आता है वायुदाब। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिकाएं होती हैं, तो ये सही है। उच्च दाब नहीं होता बल्कि क्या होता है, निम्न दाब की पट्टिकाएं होती हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, तो ये गलत है। सत्य कथन बताइए। सागरों के ऊपर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधियों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है, तो ये सही है। वायुमंडल या वायुदाब सबसे कम कहाँ पे होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। अब आते हैं बादल। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वर्षा स्तरीय बादल कहा जाता है। अधिकांश ऊंचाई के बादल कहलाते हैं, तो पक्षाव स्तरीय जो बादल होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मेघ गर्जन के कारण सघनन, उच्च ताप और आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवाएं होती हैं जो कि मेघ की गर्जन करती हैं। थैंक यू सो मच गाइज। यह हमारा दूसरा वीडियो था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। प्लीज़ अपने सजेशंस को कमेंट में दीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपिक आपके चॉइस का ही ला सकें। थैंक यू सो मच।